आज पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, या पूरा अगर मैं बोलूं तो स्पेक्ट्रम। कितने तरह का स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है बच्चों? कि जो भी आपके पास लाइट सोर्स आ रहा है, अगर उसको हम प्रिज्म से पास कराएं और एक स्क्रीन रखें, एक पर्दा रखें जिसपे हम उनको ऑब्टेन करें कि क्या क्या वहां पे हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा तो स्पेक्ट्रम के लिए जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कभी कभी तो नॉर्मल पर्दे का यानी कपड़े का भी होता है, और कभी कभी जरूरी ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए विजिबल लाइट नहीं है बच्चों, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे स्पेशल टाइप का मटेरियल लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट बेटा। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? तो एक ऐसा सेट ऑफ मतलब मटेरियल है जो अगर उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरे तो पूरा बर्न हो जाता है बेटा, बर्न होके ब्लैक हो जाता है। तो वो चीज है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग हालांकि पढ़ते हैं स्टार्ट लाइट से ही करते हैं जो कलरफुल रेडिएशन है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप का होता है बच्चों स्पेक्ट्रा? तो सबसे सिंपल, और अगर आप डायरेक्टली लाइट को बच्चों पास करा दे प्रिज्म से, जो व्हाइट लाइट का सोर्स है, अगर आप उसको डायरेक्टली प्रिज्म से पास करा दें तो जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब ये कैसा होता है आपने 9th-10th में भी देखा होगा। मैं आपको डायग्राम ला करके यहां से सेलेक्ट करके मैं वहां पे रख देता हूं, आप देखिए इसको। ये है आपका एग्जांपल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का। अगर आप देख पा रहे हो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हो क्या रहा है? व्हाइट लाइट आ रही है बेटा, और व्हाइट लाइट आने के बाद क्या हो रहा है? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ऐसा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रख दो अपना जिस पे उसको ऑब्टेन करो, तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर जो सबसे ऊपर है, जो सबसे कम डिविएट हुआ है बेटा, वो कौन सा कलर का है? रेड। जो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ है वो कौन से कलर का है? वॉयलेट। सबसे ज्यादा डिविएशन होता है। तो ये पैटर्न भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है। सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन ऊपर होती है बेटा, लो एनर्जी, और नीचे जो है हाई एनर्जी रहता है। वॉयलेट का एनर्जी जो हाई होता है। ये तो रहा बात किसका बच्चों? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का। दूसरा और इंपॉर्टेंट है बेटा लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा देखने में कैसा होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लाइन स्पेक्ट्रा में भी बच्चों दो तरह के स्पेक्ट्रा को हम लोग बात करते हैं। एक है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है बेटा एमिशन। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा और एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्ब करने का मतलब लाइट बीच में किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, एमिशन का मतलब लाइट वो एमिट कर रहा है। अच्छा, और भी कोई स्पेक्ट्रा होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। ये हमारा कंटिन्यूअस था, फिर लाइन था, एक होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रा। लेकिन हम अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बैंड स्पेक्ट्रा के बारे में। हमारा फोकस लाइन स्पेक्ट्रा पे है। ये लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है बच्चों? ये कब मिलता है तो मैं आपको बता दूं। ये लाइन स्पेक्ट्रा आपको तब मिलेगा जब इसी व्हाइट लाइट के सोर्स में बच्चों, इसी जो व्हाइट लाइट का सोर्स आपके सामने दिखाई दे रहा था, यहीं पे अगर आप बीच में एटम्स ला दो, जैसे मान लो बीच में मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ले लूं, या हीलियम एटम ले लूं, या फिर इसी बीच में आप इन एटम्स के जगह पे, इन एटम्स के जगह पे अगर आप कोई मॉलिक्यूल लेके आ जाओ, जैसे मान लो हमने किसके बारे में ले लिया, मान लो O2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ऐसे मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में भी हमें ये जो ऑब्टेन होगा यहाँ पे वो कंटिन्यूअस ना हो करके लाइन स्पेक्ट्रा जैसा होगा। बाकी डिफरेंस क्या है? देखो देखो नाम में ही डिफरेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब अगर आप देखने की कोशिश करो तो कहीं पे गैप नहीं है बेटा। आप अगर ध्यान से देखो तो पहले ये किस तरह से है, अगर आप कलर इसका देखो तो पहले ये पूरा रेड है, फिर इमीडिएटली ये कलर चेंज हो गया ऑरेंज की तरफ
तरफ, फिर मर्ज होते हुए येलो, येलो से मर्ज होते हुए ग्रीन, ग्रीन से मर्ज होते हुए ब्लू, कहीं पे भी खाली नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है बेटा, कहीं पे भी गैप नहीं है, राइट, लगातार है, ये तो कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको। और लाइन स्पेक्ट्रा में आपको क्लियरली इन्हीं स्पेक्ट्रम के बीच में, ये जो पर्दा था आपका, इसी पर्दे पे आपको बीच बीच में लाइंस क्लियरली दिखाई देंगी। किस तरह की लाइंस दिखाई देंगी तो बच्चों ये मैं आपको दिखाता हूं अभी, ध्यान से देखिए। ये जो सबसे टॉप पे यहां पे रखा हुआ है, सबसे ऊपर, जिसका नाम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, उसमें आप देखिए सब कलर्स एक दूसरे से मर्ज हैं। रेड, विबग्योर का विब वॉयलेट का देखिए यहाँ पे सबसे नीचे था, वैसे यहाँ पे वॉयलेट इस एंड पे है, तो बेटा वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर बोलो येलो, राहुल। फिर ऑरेंज। आप देखिए कलर्स का, हाँ कलर्स का ग्रेडियंट दिख रहा है बच्चों आपको? यस सर। कलर्स का ग्रेडियंट दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों एमिशन लाइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, एमिशन लाइंस के बारे में, तो आप देखिए एमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया लाइन स्पेक्ट्रा, वो लाइन स्पेक्ट्रा इस तरह से कुछ दिखाई देता है। सर ये डिस्क्रीट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, साफ देखिए, आप बीच में देखने की कोशिश करिए। तो ये पहले मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, फिर एमिशन की बात करेंगे, और मैं इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो होता क्या है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके इसी व्हाइट लाइट के सोर्स में, जो व्हाइट लाइट आपका आ रहा था और बीच में जो प्रिज्म था बच्चों, अगर इसी के बीच में, व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में अगर आप ऐसा सोर्स रख देते हो हाइड्रोजन एटम या कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का, तो बच्चों जो आपके अरे पास, स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गया? यस। अभी देखो बच्चों, अभी ठीक है? यस सर। यस। ठीक है, तो हाँ मैं क्या आपको डिस्कस कर रहा था कि जब कभी भी आपका लाइट का सोर्स यहां से आएगा, और बच्चों लाइट का सोर्स आने के बाद ये प्रिज्म से जब भी, जैसे ही पास होता है वो प्रिज्म से पास होते ही जब इस पर्दे पे आप उसको लेते हो, तो कंटिन्यूअस पहले तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, इसके जैसा। लेकिन जैसे ही आप बीच में एक्साइटेड सैंपल ले लेते हो, किसका, हाइड्रोजन का या कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल का, एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, तो इसके अंदर गैसेस हैं बेटा, एच 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 एटम के बहुत सारे गैसेस हैं। अब यहां से ये व्हाइट लाइट का सोर्स था, यहां से सोर्स आ रहा है, तो ये जो कंटिन्यूअस पहले स्ट्रक्चर हमको मिल रहा था, ये जो स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे, ये जो ऊपर टॉप स्पेक्ट्रम यस लिखा है सर। मैंने एकदम, उसमें बीच बीच में क्या होता है बच्चों, बीच बीच में ऐसा अपीयर होता है जैसे कि कोई कलर आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले अगर मैं इसको यहां से दिखाने की कोशिश करूं, तो ये रेडिएशन यहाँ पे जब भी गिरता है यहां से लेकर के यहां तक, मैं आपको पूरा कलर उसमें दिखा दे रहा हूँ, ग्रेडियंट। तो ऊपर अभी रेड कलर का पूरा मार्क था, फिर उसमें अचानक से एक ब्लैक कलर दिखाई दे देता है। ब्लैक तो कलर कोई होता नहीं है एक्चुअली, ब्लैक में तो मुझे सिंपली आपको लिखना चाहिए कि यहाँ ब्लैक हो गया। अब ये उतना क्लियरली आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो ये देखिए ब्लैक मैंने बीच में दिखाया है। तो जबकि पहले कैसा था, पूरा रेड था, यहाँ देखिए आप पूरा रेड था, अब उसी रेड में ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? ये कुछ यस। यस ऐसा सर। दिखेगा बच्चों, दिख रहा है? तो यहाँ पूरा देखिए डार्क हो गया। डार्क होने का क्या मतलब है कि इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है, ये डार्क हो गया, फिर यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन पे डार्क हो गया, फिर आप देखिए ब्लू पे डार्क हो गया, है ना, उसके बाद आप देखिए वॉयलेट वाले की तरफ डार्क हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंटिन्यूअस
चीजें जो कलर दिखाई दे रहे थे उनमें अब कंटिन्यूअस ना आकर के कुछ कुछ जगहों पे डार्क लाइंस क्रिएट हो गई बच्चों, कुछ कुछ जगहों पे डार्क लाइंस क्रिएट हो गई। और ये डार्क लाइन होने का मतलब क्या है, यहां से तो अगर हम ये चीज बीच से अगर हम हटा ले, ये चीज अगर हम बीच से हटा ले बेटा, ये जो हमने बीच में एक यहाँ पे एक एब्जॉर्ब करने के लिए कोई सैंपल रख रखा है, अगर इसको बीच से मैं हटा लूं तो फिर से मुझे पूरा कलरफुल ऐसा मिल जाएगा, कंटिन्यूअस मिल जाएगा। बट अभी इसके वजह से क्या हो रहा है कि मुझे कंटिन्यूअस ना मिल करके बीच बीच में लाइंस मिल जा रहे हैं। क्या ये सिग्निफाई कर रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? क्योंकि हर एक वेवलेंथ, हर एक रेडिएशन अपने जगह पे आकर के यहाँ पे गिर रहे हैं। अगर ये मिसिंग है, इसका मतलब ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हो जा रहे हैं ये मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली इस सैंपल ने, ये जो सैंपल मैंने लिया हुआ है बच्चों, इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। किसको एब्जॉर्ब कर लिया? उन रेडिएशंस को जो शायद यहाँ कहीं गिर रहे होते हैं। आ रहा है बात समझ में बच्चों? अगर आप उन लाइंस को देखिए तो आपको दिखाई देगा वॉयलेट की तरफ ये एकदम क्लोज होते चले जा रहे हैं। दिख रहा है सबको? वॉयलेट की तरफ देखिए, पहले रेड में यहाँ पे है, उसके बाद इतना दूरी पे आया है, फिर उसके बाद थोड़ा नजदीक, फिर और नजदीक। क्या लाइंस दिखाई दे रही है सबको नजदीक नजदीक? यस क्या ये लाइंस दिखाई दे रही हैं सबको नजदीक नजदीक? यहाँ पे 1 2 फिर और नजदीक होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा गैप आपका रेड से ग्रीन में है, ग्रीन से ब्लू में कम गैप है, और इसके बाद नेक्स्ट में तो और भी कम गैप है। क्यों भाई? यस सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हायर एनर्जी रेडिएशन की तरफ ये मर्ज होती जा रही है, मर्ज हो रही है, सब एक दूसरे से मिल रही है, गेटिंग मर्ज्ड एट हायर एनर्जी रीजन। हायर एनर्जी रीजन में ये मर्ज होती जा रहे हैं। तो ये कौन सी लाइंस है बच्चों? अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सब लाइंस मिसिंग लाइंस है? मिसिंग लाइंस का मतलब कि एक्चुअल में यहां से जो रेडिएशन पहले गिर रहा था यहाँ पे, अब उन सारे लाइट के पोर्शन को ये सैंपल खा गया, मतलब खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर चुका है इनको। तो ये तो हुआ बच्चों एब्जॉर्प्शन। अब मान लीजिए अगर मैं ये सोर्स जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था, इसको अगर मैं बंद कर दूं फिर क्या होगा? अगर मैं इस लाइट सोर्स को बंद कर दूं तो क्या होगा? तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है हमारा भाई, जब बंद कर दिया तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों? फिर तो कोई स्पेक्ट्रम मिलना नहीं चाहिए, क्यों भाई? यस Yes, sir. लेकिन बच्चों अच्छी चीज ये है कि आप अगर उसको बंद कर दोगे तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन सैंपल्स थे, अब वो अपने अंदर से जिन 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 जगहों पे पहले डार्क लाइंस आपको दिख रही थी बच्चों, अब उन्हीं जगह पे आपको कलर्ड लाइन दिखाई देंगी। ये कलर्ड, बाकी पोर्शन डार्क है, सिर्फ वहीं पे कलर आएगा। दूसरा कलर मैं आपको ग्रीन बता दे रहा हूं, जहां जहां से पहले मिसिंग था वो चीज आपको आ जाएगा। तीसरा कलर तो आपका क्या था? पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पहले होगा। बिना उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिना के एब्जॉर्प्शन के, possible एब्सोल्युटली करेक्ट, बिना एब्जॉर्प्शन के कोई एमिशन नहीं होगा। जब कोई चीज एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो एमिट क्या करेगा? तो आप देख रहे हैं ये और ये पोर्शन ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो ये दोनों एक दूसरे के फोटोकॉपी जैसे हैं कि जेरोक्स मशीन में डाल दो तो दोनों का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलेगा तो बिल्कुल एक ही जैसे दिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि जगह जहां पर लाइंस आ रही हैं, चाहे वो यहाँ और यहाँ, दोनों जगह पे क्या है बच्चों? सेम है। यस और नो? यस सर Yes, यस सर। yes, sir. तो दोनों ही जगहों पे बच्चों लाइंस हमारे पास सेम सेम टाइप में आ रहा है, ठीक है? तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, और ये इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था फ्लैट डायग्राम में, इसको कायदे से तो पूरा रोटेट करा के ऐसे दिखाना चाहिए तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको फर्दर कट करके यहाँ पे सेट कर सकता हूं।
है ना, इन जगहों पे सेट किया जा सकता है, यहाँ पे ये पूरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तो खैर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इनको मर्ज नहीं करते हैं। वो तो मैंने आप समझ में आ गया ना सबको जो मैं समझाना चाह रहा था। सर येलो लाइट एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती? हाँ बेटा, वो आगे चल के मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों घबरा रहे हैं? सब चीज मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या बताएंगे? कुछ तो क्वेश्चन मुझे भी पूछना है ना, ये पता लगाना है कि आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अभी घबराओ मत, आएगा, आप ही लोगों से पूछेंगे और आप लोग आंसर करोगे। तो बच्चों ये जो स्पेक्ट्रा मिला बच्चों, ये खास करके ये जो लाइन स्पेक्ट्रा मिला, इसने एक डाउटफुल क्वेश्चन रेज कर दिया साइंटिस्ट के दिमाग में। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो सोचने लगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्यों लाइन ही आ रही है और क्यों ये स्पेसिफिक वेवलेंथ ले रहा है। तो फिर इस पे थोड़ा काम किया और इस पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया बच्चों। कुछ पॉपुलर नाम मैं बता दे रहा हूँ, शायद आपने नाम अगर पहले पढ़ रखे होंगे थोड़ा सुना भी होगा, मैं आपको सारे नाम बता दे रहा हूँ। एमिशन सीरीज का पूरा एनालिसिस है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। अब क्या एनालिसिस है बच्चों, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस एमिशन सीरीज में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लाइमन, लाइमन सीरीज। अब कहोगे आप सर ये लोग क्या कर रहे थे, तो ये जो भी रेडिएशंस यहाँ से निकल के आ रही थी ना बेटा, ये जो लाइंस निकल के आ रहे थे, ये इनडायरेक्टली क्या है कि व्हाइट लाइट में से कुछ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइंस मिसिंग हो गई है ना, और वही लाइंस यहाँ रीअपीयर हो गई है कि नहीं, बोलिए। तो ये इन्हीं लाइंस का, आखिर ये रेडिएशन से आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, कुछ लैम्डा 1 होगा, कुछ लैम्डा 2 होगा, कुछ लैम्डा 3 होगा, बोलिए बच्चों। यस। तो इनका जो भी वेवलेंथ है उनके वैल्यू को ये लोग बता रहे थे। तो लाइमन सीरीज का पूरा और पूरा डिस्कशन इनका अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए माना जाता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इन्होंने जो भी रिसर्च किया उसका एक फॉर्मूला दिया कि हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले जितने भी लाइंस है उनका मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला दे रहा हूं। तो ये इनके मैथमेटिकल रिसर्च बोल लीजिए, फिजिकल रिसर्च बोल लीजिए, उसके बाद इन्होंने दिया एमिशन सीरीज। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कौन से एटम के लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अगर आप एटम बदलोगे तो इन लाइंस की लोकेशन और इनमें जो कलर्स हैं वो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए। कौन सा सीरीज? एमिशन सीरीज। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया कि 1/λ is equal to rz square 1/n1 square minus 1/n2 square। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया और बताया कि n1 का वैल्यू आपको 1 रखना है, n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी रखते जाओ, जहां पे r एक कांस्टेंट है, नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको R मालूम है, जहां पे Z क्या है बेटा? Z है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, तो एमिशन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर एनालिसिस की जाए तो उसमें Z का वैल्यू 1 है। आगे चल के मैं इसके बारे में और थोड़ा क्लैरिटी दूंगा कि ये चीज आप उन्हीं चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिन पे 1 इलेक्ट्रॉन ही रहे, यानी हाइड्रोजन। बताइए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? तो लेकिन हीलियम प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हाँ, तो इसके लिए आप लगा सकते हो, इनके लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तो ये जो वैल्यू आता है आर का 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, जेड इज द एटॉमिक नंबर, दिस ऑल थिंग इज वैलिड फॉर। तो अब क्या होगा, अब आप करोगे, बोलोगे सर 1/λ1 में निकाल दूं एक बार, तो λ1 विल बी इक्वल टू rz स्क्वायर। n1 के जगह पे आप 1 रखोगे, n2 जगह पे एक बार 2 रखोगे बेटा,
तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन आ जाएगा। ऐसे ही 3 रखोगे तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन आ जाएगा, 4 रखोगे तो थर्ड लाइन, 5 रखोगे तो फोर्थ लाइन। लाइन का मतलब बेटा वेवलेंथ निकल के आएगा, λ1, λ2, λ3। ये कहां पे बेटा, ये किस जगह पे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू कौन से रीजन में? पूरा आपको याद है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा आपको स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, याद आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यूवी रीजन में ये बिलोंग करता है। अल्ट्रावायलेट रीजन में इसका जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो आएगा। अभी घबराइए मत, इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे बोर थियरी के बाद। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और भी थे, एक बामर करके थे, बामर, ठीक है। सो बामर, इनका जो हाइड्रोजन एटम के लिए सीरीज है बेटा, दैट लाइज इन मोस्टली विजिबल रीजन, उसमें लाई करता है। इनका फॉर्मूला क्या था कि 1/λ इज इक्वल टू सेम RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर। किसके लिए बेटा? विजिबल रीजन फॉर H एटम। बार बार मैं समझा रहा हूं। तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ पे N1 का वैल्यू उन्होंने बोला कि मेरा स्टार्ट 2 रहेगा और N2 का वैल्यू आप 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कुछ भी ले लीजिए। ऐसे ही बच्चों और भी साइंटिस्ट लिस्ट में है, मैं आपको बस फॉर्मूला सब में वही, सिर्फ N1 N2 का वैल्यू चेंज होता है। तो थर्ड में नाम लेता हूं पास्चन। इनके लिए मैं बताता हूं कि इनका जो है वो इंफ्रारेड में लाई करता है। और यहाँ पे जो N1 का वैल्यू होता है बेटा 3 और N2 का वैल्यू होता है 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी तरीके से बेटा ब्रैकेट, उनके लिए N1 का वैल्यू कितना आता है? 4, N2 का वैल्यू कितना आता है? 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इंटीजर्स में रहेगा। नेक्स्ट फंड, PFUND, P साइलेंट है बेटा, फंड सीरीज। तो N1 का वैल्यू 5, N2 का वैल्यू कितना? 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही बेटा लास्ट में एक नाम लेता हूं, हम्फ्री सीरीज, जहां पे N1 का वैल्यू 6, N2 का वैल्यू 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो इतने सारे जो ये रिजल्ट थे एमिशन के, ये तो मैंने आपको यहाँ जो दिखाया वो तो कलरफुल दिखाया ना, वो एक तरह से विजिबल का पार्ट है। तो जो आपको मालूम है ये बामर का रिसर्च था, उन्होंने ये सारे लाइंस का वेवलेंथ निकाल के बताया कितना आएगा। तो एमिशन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ मैं आपको बता रहा था कि लाइमन, तो लाइमन ने जो पूरा यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम में बेटा, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में मैंने बताया कि नॉर्मल ये जो आपने स्क्रीन रखा है इसके जगह पे अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट ले लो बेटा, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी डिटेक्ट की जा सकती है, उनके भी लाइंस दिखाई देंगे। तो उनका जो वेवलेंथ है ये सभी लोगों ने निकाल करके, लाइमन ने निकाल करके बताया। ऐसे ही बामर ने विजिबल के लिए पास्टिन, ब्रैकेट, फन एंड हम्फ्री, इनको माना जाता है कि ये IR के लिए सारा डिस्कशन किए, इंफ्रारेड रीजन के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ एक मैथमेटिकल आंसर निकाले बच्चों। इन्होंने कभी भी जो भी डिस्कशन किया वो कभी भी बच्चों इसके पीछे का लॉजिक नहीं डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एटम के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। इनके बारे में जो सबसे पहली बार और काफी क्लियर एक्सप्लेनेशन इनके बारे में आया वो था नील्स बोर के द्वारा, तो जिनका हम अब थियरी पढ़ने जा रहे हैं। और आखिर एटम में ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी उन्होंने चीज बताया। लेकिन मैं बच्चों इससे पहले कि आपको उनके बारे में पूरा डिस्कस करूं, उनका जो पॉस्टुलेट था, जो थियरी थे, वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड था। किससे इंस्पायर्ड था? ये एमिशन सीरीज के रिजल्ट से। मतलब इन वैल्यूज को मैनिपुलेट करके उन्होंने थियरी दिया। क्या थियरी दिया मैं आइए बताते हैं आपको। किसका अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों? बोहर थियरी, नील्स बोहर थियरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और आज का क्लास मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा और आपको काम दे करके छोड़ूंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है?
सो नील्स बोहर की थियरी। अच्छा, उससे पहले एक बार क्विकली हम लोग चलते हैं, परेशानी क्या आई थी एटम में। तो याद होगा आखिरी जो चीज हमने सीखा था उसमें ये था, एज पर रदरफोर्ड, कि न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसा घूमता रहेगा, मतलब, और अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स ऐसा लगाएगा और ये सर्कुलर मोशन करेगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बोलिए बच्चों। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या था बच्चों? इस चीज में प्रॉब्लम क्या आया आखिर? कि सर वो एनर्जी इमिट करता रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर कॉलिजन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जैसे अगर हम लोग ध्यान दें तो एज पर मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो, और ये चार्ज पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है हर टाइम पे तो ये गोल गोल घूमते 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 न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो मतलब इनका ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके स्पीड के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं बता पाए। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो इसी चीज को बोहर थियरी में सॉल्व किया गया, और उन्होंने क्या बोला उस पॉस्टुलेट को अच्छे से याद रखना है। और आज मैं आपसे क्वेश्चन दे करके ये सीरीज खत्म करता हूं अभी, ये मतलब ये क्लास। तो बोहर थियरी के हिसाब से बच्चों उन्होंने यही बात बोला कि जो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन है कि एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा घूमेगा, और अंदर की तरफ जो फोर्स लगने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कूलम्बिक फोर्स ही होगा। यहां तक सब कुछ सही है। गड़बड़ी क्या है कि उन्होंने इसके रेडियस के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, इस वजह से ये पूरा रेडिएट करेगा। जबकि नील्स बोहर ने क्या बोला कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर वो किसी निश्चित दूरी पे घूमे, कोई भी रैंडम वैल्यू ना ले ले, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.25, कोई भी रैंडम वैल्यू ना लेकर के अगर कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो अगर इसको कुछ उन ऑर्बिट्स में घुमाया जाए बच्चों जहां पे कोई स्पेसिफिक बात फॉलो हो रही हो, उन जगहों पे ये रिलीज नहीं करेगा। वो स्पेसिफिक बात क्या है जो फॉलो हो रही है? तो वो स्पेसिफिक बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन का, इफ इलेक्ट्रॉन revolves in specific orbit where, कौन से जगह पे बेटा? जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम बच्चों? एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कोणीय संवेग बोलते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है, आपको अगर मोमेंटम मालूम हो, P, इसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा m इंटू वी इंटू आर। आप शॉर्ट में, हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको बहुत सिंपल में बता रहा हूं, अगर ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर हो तो एम वी आर होता है, आर और वी परपेंडिकुलर हो तो m इंटू वी इंटू आर होता है बेटा। तो उन्होंने बताया कि अगर इसका एंगुलर मोमेंटम कौन सा पैटर्न फॉलो करे, अगर ऐसा कुछ फॉलो करे कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू या तो h/2 पाई हो जाए, या फिर 2h/2 पाई हो जाए, या फिर 3h/2 पाई हो जाए, या फिर डॉट 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 nh/2 पाई हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, कुछ भी ले लो, अगर कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ, अगर कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ बच्चों, ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर ये फॉलो नहीं हुआ, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कुछ ऐसे रेडियस पे वो चला गया जहां पे ये वैल्यू nh/2 पाई के बराबर नहीं हुआ, तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है तब वो नहीं करेगा। अगर अब नहीं करेगा तो इसी को उन्होंने बताया कि इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया
स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोला बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट। सुनने में ऐसा लगता है कि रुक गया, जबकि ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। स्टेशनरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है। तो ये उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, इसको याद कर लेना है सबको। दूसरा, ये पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तो सिंपल है, फोर्स बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और फोर्स क्या लगता है, याद होगा कूलम्ब फोर्स, क्या बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 चार्ज कितना है बेटा, Z इंटू ई। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। E क्या है, E का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ये चार्ज है। ZE इंटू E, इसको माइनस ई मत लिखिएगा क्योंकि हम फोर्स लिख रहे हैं तो हमें उसके नेगेटिव और पॉजिटिव से ज्यादा मतलब। और डिवाइडेड बाई क्या बेटा, आर स्क्वायर। सो अगर आपको याद हो तो फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE इंटू E, यानी Q1 हो गया बेटा, ये Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बेटा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये एक्सप्रेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसको मैं लेफ्ट में ले रहा हूं, r से r को कटा दे रहा हूं बच्चों, तो मेरे पास आ गया m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r को थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया mv स्क्वायर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है 2। तो बच्चों हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आए हुए हैं बच्चों, ठीक है, इसको 3 मान लीजिए। तो हमारे पास दो, एक तो ये आया है mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, दूसरा आ गया mv स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, कौन से दोनों का, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये दोनों इक्वेशन यूज करके बच्चों, क्या मुझे कल के क्लास शुरू होने से पहले आप बता सकते हो v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू कितना आएगा, रेडियस का वैल्यू कितना आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, अगर v आपको मालूम है तो v यहाँ रख दोगे। किसके टर्म में बेटा, किसके टर्म में, तो ये मान के चलो कि आपको n का वैल्यू मालूम है कि 1 में है कि 2 में है कि 3 में, n को n ही रहने दो, z को z ही रहने दो। आपको इन सभी के फॉर्म में, वेरिएबल कौन कौन है बेटा इसमें, एक वेरिएबल है आपका v और दूसरा वेरिएबल है r। वेरिएबल का मतलब जिनका मान आपको मालूम नहीं है। मास आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का, z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ये सब एक कांस्टेंट है, ये सब मालूम ही है आपको, ठीक है। तो n और z के टर्म में आप मुझे बताइएगा वेलोसिटी कितना आएगा और रेडियस कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके बताएंगे आप लोग बच्चों। सर h क्या है? Yes, sir. h नहीं मालूम है? सर ये वो वाली h जो पहले करवाया था आपने। हाँ हाँ, प्लैंक कांस्टेंट बेटा, हाँ h प्लैंक कांस्टेंट है। ये इसका तो इनका तो इनका E वैल्यू नॉट नहीं लिखना है, ई एप्सिलॉन नॉट है वो बेटा, परमिटिविटी ऑफ एयर, मुझे उसी के टर्म में आंसर चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ई का वैल्यू पूरा रख दो, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखो, बिल्कुल नहीं। आप मास और इन सब के टर्म में बताओ, आप इन्हीं सब के टर्म में बताओ मुझे। ये मान के चलो कि यही दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ये जो आपके पास है, आप इन्हीं सब टर्म्स के एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताइए, आप किसी का मान मत रखिए। आप मुझे बस रेडियस निकाल के बताइए कितना आया, और क्या बोलते हैं, स्पीड बताइए और काइनेटिक एनर्जी बताइए। मतलब निकालेंगे? वेलोसिटी में रेडियस नहीं होना चाहिए ना, वो तो वेरिएबल है ना। नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये भी अननोन है ना बेटा। यस नोन तो ये सारे पैरामीटर्स है ना, नोन ये पैरामीटर, अननोन में v है और r है। तो अब आप, अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 5x है, तो और एक है y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व करो, तो क्या आप बोलोगे y को x के टर्म में आंसर निकालोगे? बिल्कुल नहीं ना, आप तो कांस्टेंट वैल्यू बताओगे ना, वेरिएबल के टर्म में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, कल के क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।